बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिंकी पीरनी के बारे में ये इत्तला है कि कोई एक नूरा कुश्ती तय हो गई है और अब वो जल्द ही गिरफ़्तार कर ली जाएगी। और फिर पीटीआई की तरफ से, बल्कि इमरान खान की तरफ से एक नई कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाने की हदायत की गई है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। और इस मुहिम में किसी अहम शख्सियत के कत्ल का इरादा ज़ाहिर किया गया है और ये इस मुहिम में ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। और साथ ही कुछ हलकों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस कत्ल के बाद हम फिर हुकूमत में आ रहे हैं, इसलिए आप डटे रहें और आप हमारी हिमायत और हमारी मदद के लिए किसी रुकावट को खातर में ना लाएं और परेशान ना हो। हम दोबारा आ रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द ये बड़ी शख्सियत कत्ल कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं पिंकी पीरनी के मामले पर। पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़ पाकपतन में एक केस FIR दर्ज हो गई है और इस FIR का मतन अभी ओपन नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द पिंकी पीरनी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ़्तार करने की जो हिकमत है वो ये, जिस तरह के कुछ दिनों से ये इतलात चल रही हैं कि पिंकी पीरनी वादा माफ़ गवाह बनने पर तैयार हो गई है। और इससे पहले ये ख़बर इस तरह से तो नहीं आई थी कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएगी, बल्कि इसका स्टार्ट इस तरह हुआ था कि नैब ने पिंकी पीरनी को केस में गवाह बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि ये तो केस में गवाह है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा करप्शन का केस है, ये अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है, नाम नहाज यूनिवर्सिटी, तो उसमें सिर्फ गवाह बनाने का क्या मतलब है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे नॉर्मल अंदाज में लिया कि शायद ये इमरान खान पर पहले केस चलेगा और फिर पिंकी पीरनी इसमें गवाह होगी, बाद में इसके ख़िलाफ़ भी केस चलेगा। लेकिन अब जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि पिंकी पीरनी ख़ुद भी इमरान खान से तंग आ गई है। और इस तंग आने की जो एक लॉजिकल वजह है वो भी हमारे सामने है, क्योंकि ये जादूगरनी तो इमरान खान के साथ इसने जो टांका फिट किया था अपना, और जिसमें कुछ एजेंसियां भी मुलव्वस थी। एजेंसियों की गेम ये थी कि इमरान खान को हुकूमत में लाने से पहले एक रूहानी टच दिया जाए ताकि इस्लामी हलकों की या मजहबी हलकों की भी तइद हासिल की जा सके। लेकिन पिंकी पीरनी ने जो एक टांका जोड़ा था और एक जाल और गेम तैयार की थी, उसका मकसद ये था कि इमरान खान, क्योंकि उसे एजेंसियों ने बता दिया था कि इसे हम 15 साल तक हुकूमत में रखेंगे। 10 साल वाली बात शुरू में चली थी, लेकिन फिर बाद में जब उसकी तफसील आई तो पता ये चला कि इमरान खान को 15 साल तक हुकूमत में रखने का इरादा है। तो मौसूफ़ा जो है वो तो मलका बनने के लिए इस बंधन में बंधी थी। ये जो बंधन वैसे भी गैर शरई था, क्योंकि एक तो इसने इद्दत में शादी की और दूसरी ये है कि इसने तलाक ली ही नहीं। इद्दत का सवाल तो बाद में रह जाता है। तलाक सिर्फ अनाउंस की गई, कागजात में तलाक नहीं है। कागजात में अब भी ये मनिका या क्या नाम है उसका, उसकी बीवी है। अभी तक ये नादरा के कागजात में उसकी बीवी है और उन्होंने इस कागजात की तस्हील नहीं कराई। तो बहरहाल उसका ख्वाब था 15 साल तक पाकिस्तान के ऊपर मलका बनकर राज करने का। तो इसीलिए जब इमरान खान की हुकूमत को ख़तरात लाहक हुए तो फिर आपने इस तरह की खबरें मसलसल देखी, सुनी और पढ़ी कि पिंकी पीरनी ने अब फ़लाँ अमल शुरू कर दिया है, अब फ़लाँ घड़े वाला जादू किया जा रहा है, मटके वाला किया जा रहा है, अब वो लोटे वाला किया जा रहा है। पता नहीं कितने दर्जनों किस्म के अमलियात इसने इस 1.5-2 साल के अरसे में किए। 1.5 साल कह लें, क्योंकि अक्टूबर में मामला शुरू हुआ था जब ISI के चीफ को बदलने का फैसला हुआ था। तो तब से इमरान खान खटक गया था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई न कोई साजिश हो रही है। तो उस वक्त से लेकर हाल तक, ये ज़माना हाल तक, 1 महीना पहले तक कह लें कि इसके अमलियात जारी रहे। पहले हुकूमत को बचाने के लिए जारी रहे, पहले जनरल फैज़ को बचाने के लिए अमलियात किए गए, फिर हुकूमत को बचाने के लिए किए गए, फिर बाद में हुकूमत में दोबारा वापसी के लिए किए गए। अब जो अमलियात किए जाते रहे उनका ताल्लुक़ हुकूमत में आने के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए था। लेकिन जब कानून हरकत में आता है तो फिर मुवक्किल जो है वो भी सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, इश्तिहारी हो जाते हैं। तो अब लगता है कि पिंकी के जो मुवक्किल हैं, वो जो वीर है इसके, वो इश्तिहारी हो गए हैं, मफरूर हो गए हैं। तो अब पिंकी पर ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि 2 चीज़ें होंगी। एक तो उसको ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इमरान खान का किस्सा पाक है। ये ना सिर्फ ये है कि अब हुकूमत में नहीं आ सकता, बल्कि इसकी जान बचना भी मुश्किल है, ये ख़तरे में है और ये जेल में जाएगा या इस तरह के जो भी एक नक्शा हम सब के सामने है।
वो पिंकी पीरनी के पास भी है। हो सकता है ऐसे उसके मोक्लों ने भी बता दिया हो कि यह मामला अब हमारे ताकतों के दायरे से बाहर निकल चुका है। और दूसरी बात यह है कि पिंकी पीरनी ने जितना कमाना था कमा लिए, अरबों रुपए इसने कमाए हैं। अरबों तो बहुत कम रकम है, इसने बहुत ज़्यादा रकम कमाई है। यानी वो हीरे जवाहरात के हार, हीरे की सोने की अंगूठियाँ और तोशा खाने के दूसरे तोहफे, और इसके अलावा फर्रा गोगी नेटवर्क के मद में जो पैसे कमाए गए उनकी मालियत भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें से पिंकी पीरनी और इमरान खान को 50% या उज़मा कारदार के बकौल 70% हिस्सा मिलता था। वो रकम भी सारी इकट्ठी की जाए तो पिंकी पीरनी माशाल्लाह इस वक्त खरबपति है। तो अब उसे ये भी अंदाज़ा हो गया है कि अगर इमरान को जेल हो गई, सज़ा होगी, तो सज़ा मुझे भी होगी, मुझे भी किसी न किसी जुर्म में पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए उसने भी ये फैसला किया है कि अब बहुत हो गई, अब मज़ीद इमरान खान का साथ देने का फ़ायदा कोई नहीं है। जितनी आमदनी कमानी थी वो कमा ली है। अब इमरान खान किसी काम का नहीं रहा, ना इसके पास इक़्तिदार है, ना ये मज़ीद मुझे फर्रा गोगी गैंग के बाद ना ही किसी और गैंग के बनने का इम्कान है। लिहाजा मामला ख़त्म हो गया। उस्मान बुज़दार ने जब सरेंडर किया 4 दिन पहले, तो उसी वक्त जो लोग बता रहे हैं कि पिंकी पीरनी को भी ये उसके अंदाजे पर ये मोहर लग गई कि अब किस्सा ख़त्म है, क्योंकि उस्मान बुज़दार का जो ताल्लुक़ है वो आप समझते हैं कि पंजाब में जितनी भी करप्शन की इमरान खान ने, वो फर्रा गोगी गैंग के ज़रिए की है। और इस गैंग का जो मोहरा था ख़ासुल ख़ास वो वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, क्योंकि जितने भी फैसले होते थे उन पर वज़ीर आला के दस्तखत ज़रूरी थे या वज़ीर आला का टेलीफोन ज़रूरी था। जितने भी तबादले फर्रा गोगी करती थी पंजाब में, 3.5 साल में उसने सैकड़ों तबादले किए और हर तबादले में उसने करोड़ों की कमाई की। तो उसमें ये सारा काम ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार की कुर्सी के बगैर नहीं हो सकता था। तो ये उस्मान बुज़दार, फर्रा गोगी, इसका खामद हसन जमील गुज्जर वो, और ये चौथी पिंकी पीरनी, और ये 4 का टोला था जिसने पंजाब में लूट मार मचाई और अंधेर गर्दी मचाई। तो अब ये इतलात हैं कि पिंकी पीरनी के साथ अब पता नहीं क्या राब्ते हुए होंगे, किस तरह राब्ते हुए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पिंकी पीरनी ज़्यादा वक्त जो अपना गुजारती है इस मेज़बान पार्क में, लेकिन कहा जाता है कि वो बीच में किसी चिल्ले का बहाना करके भेस बदल के आम खातून के रूप में दाता दरबार जाती रही है। ये उनका कहना है कुछ लोगों का। हालांकि वो दाता दरबार से उसे क्या निस्बत हो सकती है, वो दाता दरबार नहीं जाती होगी, किसी और जगह जाती होगी, दाता दरबार का बताती होगी। तो इस दौरान जो राब्ते हुए और इस दौरान जो मामलात हुए, उसमें फिर ये कुछ इस तरह की चीज़ें तय हुई कि ठीक है तुम गवाही दे देना, हम तुम्हें शायद फिर उस तरह वो ना करें। तो ये किस्सा है। अब इंतज़ार कीजिए कि पिंकी जादूगरनी किस दिन गिरफ़्तार होती है। इसकी गिरफ़्तारी का अब फैसला हो गया है, और गिरफ़्तारी के बाद जो भी नूरा कुश्ती होगी वो आपके सामने आ जाएगी, और इसमें इमरान खान फंस रहा है। फर्रा गोगी गैंग के ख़िलाफ़ एक्शन अब शुरू हो गया है। अब एक यानी उसको तलब किया गया है। नए जो इंकशाफात हुए हैं उनके मुताबिक पता चला है कि फर्रा गोगी के 50 या 45 बैंक अकाउंट नहीं थे, बल्कि 117 अकाउंट थे, जिनमें 3.5 साल के दौरान 14.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। 14.5 अरब, यानी ये तो वो रकम है जिसकी ट्रांजैक्शन हुई जो इन 117 बैंक अकाउंट्स में। इनके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स भी हैं, इसके अलावा दूसरे ज़राए भी हैं पाकिस्तान से दौलत बाहर ले जाने के, और इसके अलावा जायदादें ख़रीदने के। वो उनकी दौलत अगर मिला ली जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक शिक है, जिसको हम समझ सकते हैं, एक शिक समझ सकते हैं कि इस मद में उसने 14.5 अरब रुपए भेजे। एक इसका वो लड़का भी सामने आया जिसके ज़रिए ये ट्रांजैक्शन कराती थी, तो सिर्फ एक लड़के के ज़रिए 94 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कराएगी। और जो जायदादें खरीदी है इसने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और वो जो ट्रांजैक्शन गैर कानूनी तौर पर हुई हैं, किसी और अकाउंट से हुई हैं। इनके फ्रंटमैन भी तो बहुत सारे होते हैं, यानी ये तो अकाउंट वो थे जो फर्रा गोगी के नाम थे। चुनांचे अब इन पर हाथ डालने का फैसला किया गया। फर्रा गोगी मुल्क से बाहर है, उसका जो गुज्जर है वो हामद, वो भी शायद मुल्क से बाहर है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी तलबी का मतलब ये है कि कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया, जिसके बाद फिर वो जो एक फ़ैसला हुआ था पिछले महीने कि फर्रा गोगी को इंटरपोल की मदद से लाया जाएगा, तो अब इंटरपोल को ये केस की नकल दी जाएगी कि ये इसकी तलबी का केस है FIA में और नैब में, और ये मफरूर है, इसकी हवालगी का बंदोबस्त किया जाए।
तो इसका मतलब ये है कि उसकी पाकिस्तान वापसी या बैरून मुल्क से पाकिस्तान को हवालगी का बाकायदा आगाज़ कल के मुकदमे की कार्रवाई के बाद शुरू हो जाएगा। और इसमें बहुत लोग फंसेंगे, और इसमें सुना जाता है कि ये जो मियाँ असलम इकबाल है लाहौर का, ये भी फंसता है, एजाज चौधरी भी फंसता है, क्योंकि इन सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, प्याले भर भर के पानी इन्होंने पिया है और घर भी लेकर गए हैं। तो ये इनके लिए मामला अब और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। नाज़रीन, एक तीसरा केस जो इमरान खान के गले पर पड़ने वाला है वो है कोयटा में एक मशहूर वकील है अब्दुर्रज़ाक साहब, उनका कत्ल। वो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत दर्ज कराने के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी अदालत में। उस पर समाअत भी 1-2 दिन में होने वाली थी, तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, हमला, और उन्हें बरस मारे और वो मौके पर ही शहीद हो गए। तो वज़ीर क़ानून अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा तो नहीं बल्कि वाज़े किया है कि हमें इस पर शक है कि इसकी कत्ल के पीछे इमरान खान है। और नाज़रीन, ये कुछ ताज्जुब की बात नहीं, इमरान खान इससे पहले भी बहुत सारे कत्ल के मामलात में मुश्तबा करार दिया जा चुका है। मसलन आपने देखा कंदील बलोच का कत्ल, जिसने जादूगरनी से इसकी शादी की खबर कबल अज़ वक्त लीक कर दी थी। उस वक्त ये जादूगरनी के हल्का अहबाब में शामिल थी कंदील बलोच। तो नाराज़गी हुई या इसने गलती से खबर लीक कर दी, इस पर इसे फौरी तौर पर कत्ल करने का फैसला हो गया और कत्ल कर दिया गया। फिर ये केस दाखिले दफ्तर हो गया। दूसरा बड़ा कत्ल जिसकी जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों के कहने के मुताबिक उसके सबूत भी शायद अगर हुकूमत ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं ढूंढेगी कि उसमें फिर कुछ और लोग भी मुलव्वस हो जाते हैं। एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और पता नहीं क्या क्या बातें पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में होंगी। वो है मौलाना समीउल हक का कत्ल। मौलाना समीउल हक शुरू दिन से इमरान खान के हामी थे, पीटीआई के लिए कैंपेन करते रहे, उनके मदरसे के तलबा, उनके शागिर्द पीटीआई के लिए काम करते रहे। लेकिन फिर मौलाना समीउल हक को इसके मिर्ज़ई होने के बारे में कुछ शवाहद मिले, यानी मिर्ज़ई नवाज़ कह लें या मिर्ज़ई कह लें, इसकी बेगम, इसकी वालदा तो आपको पता है कि पक्की वेल नोन किस्म की कादियानी खातून थी, जिसका वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद के कुछ जो 70 सहाबी थे वो अपने साथियों को सहाबी का दर्जा देते थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो थे झूठे दाव मुद्दई नबूवत, तो हम उनके नुक्ता नज़र से ये सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना सहाबी का लफ्ज़ जो है लुग़वी माने चाहे इसके दोस्त के ही हो, साथी के क्यों ना हो, लेकिन ये मखसूस है अंबिया कराम के लिए। जैसा कि हज़रत ईसा के सहाबा कराम को हवारी कहा जाता था, कुरान मजीद में भी उनका जिक्र हवारी के तौर पर है। तो हुजूर के साथियों का नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में असहाबी रखा है। तो इसलिए हम किसी के भी साथी को उसका सहाबी नहीं कह सकते। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद चूँकि मुद्दई नबूवत था, इसलिए उसने अपने अरकान को सहाबी कहा। तो इसके नाम नहाद सहाबियों में एक इसका वालिद भी था शौकत खानम का, और ख़ुद भी ये 10 मरतबा कह चुका है कि कादियानियों की जो शिक है आइन में हम ख़त्म करेंगे। ये इलेक्शंस जीतने से पहले की बात है कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की शिक जो है हम ये बरसरे इक़्तिदार आके ख़त्म कर देंगे। ये अलग बात है कि इसकी हिम्मत ना हो सकी, ऐसी तौफ़ीक ना हो सकी, ऐसे हालात ना बन सके जिनमें ये जुर्रत कर सकता। तो मौलाना समीउल हक पर जब ये इंकशाफात हुए तो उन्होंने अपने साथियों को ये सारी बातें बता दी, और ये इशारा भी दे दिया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जलसा में इस पर तकरीर करूँगा और ज़ाहिर है फिर हमायत इमरान खान की ख़त्म हो जाएगी। इस पर अगले ही दिन मौलाना समीउल हक को कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। और कत्ल का अंदाज़ ऐसा था कि कातिल को जैसे सख्त गुस्सा था इन पर, और गुस्सा निकाला, छुरों से पैदर पे वार किए गए। बड़ा दर्दनाक कत्ल था। तो वो कत्ल के इशारे इमरान खान की तरफ जाते हैं, लेकिन कोई हुकूमत उस कत्ल को छेड़ने की कोशिश इसलिए नहीं कर सकती कि उसमें अकेला इमरान खान नहीं था, कुछ और भी थे जिनका डंडा उस वक्त बहुत डाढ़ा था, बहुत तगड़ा था। फिर जनाब वो कराची का एक बड़बोला टीवी पर्सन, मीडिया पर्सन, जो रमज़ान में फहाशी उरियानी के बाज़ार गर्म किया करता था और उसको वो प्रोग्राम रमज़ान का नाम दिया करता था, कुछ ऐसा नाम था उसका प्रोग्राम का। तो उसने एक लड़की से, अपनी से बहुत छोटी, आधी से भी कम उम्र की लड़की से शादी की, और उस लड़की पर इसकी नज़र थी मौसूफ़ की, या उस लड़की की नज़र थी मौसूफ़ पर। बहरहाल दोनों के अंदर कुछ मामला था, और उस मामले के नतीजे में उस एमएनए को भी
قتل کر دیا گیا اور وہ قتل بھی دبا دیا گیا، اس لیے دبا دیا گیا کہ اس میں بھی اس کو عمران خان کو کچھ اور لوگوں کی سہولت کاری حاصل تھی۔ پاکستان میں بہت سارے ہائی پروفائل قتل جو ہیں وہ کبھی نہیں فیصل ہوتے، کبھی نہیں کھلتے، کیونکہ اس میں کچھ اور طاقتیں بھی شامل ہوتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال خود بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ایک بہت بڑی پارٹی کی سربراہ اور 2 مرتبہ کی وزیر اعظم، اتنی بڑی شخصیت، اس کا قتل ہوتا ہے دن دہاڑے، مطلب کہ مغرب کے وقت یا اس کے آس پاس، مغرب سے کچھ پہلے قتل ہوتا ہے، ہزاروں افراد کے مجمع کے اندر قتل ہوتا ہے، اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر حکومت وقت یعنی مشرف کی ہدایت پر وہ سارے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں، اور بلدیہ کی ٹینکر ہوتے ہیں پانی کے، ان کے ذریعے سڑکوں کی دھلائی کر دی جاتی ہے۔ اور زرداری صاحب اس کے بعد 5 سال حکومت میں رہے، لیکن وہ اس قتل کو کھولنے کی جرت نہیں کر سکے، اور نہ ہی کوئی آئندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان پر اس کے علاوہ بھی کئی الزامات یا شکوک ہیں، مثلا جیسے جسٹس وقار سیٹھ، اس کا شبہ بھی عمران خان پر کیا جاتا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ تو پھر یہ جو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس میں تفتیش کرنے والے 2 پولیس افسر قتل کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں جن کی تفصیل کا انشاءاللہ کسی دن پھر کریں گے۔ تو یہ 7-8 قتل عمران خان کے پیٹے میں ہیں، اور ظاہر ہے ہم عمران خان کو قاتل اس وقت تک قرار نہیں دے سکتے جب تک یہ مقدمے کھل نہیں جاتے، چل نہیں جاتے، الزامات ثابت نہیں ہو جاتے، اور یہ چیزیں چونکہ بہت مشکل ہیں، اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے شبے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے کہ یہ قتل کس نے کروایا، اور یہ چیزیں شاید کسی نہ کسی دن جہاں پاکستان میں یہ معاملہ بھی پلٹ جائے اور یہ قتل کے کیس جو ہیں حل ہو جائے۔ ناظرین، اب عمران خان نے اپنے اظہار اس کے امریکہ کا سہارا اسے نہیں ملا، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ بہت سے ارکان نے کہا ہے کہ ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی عمران خان کی حمایت میں وہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ یا یقین دہانی نہیں کرائی جس کا یہ عمران خان تقاضا کر رہا تھا، یہ کہ پاکستان کی فوجی امداد پر پابندی لگائی جائے۔ یہ مطالبہ امریکہ سے نہیں منظور ہو سکا، اور اس کا عمران خان کو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ایک تو اس کے بہت پیسے ضائع ہو گئے۔ پیسے اس لیے ضائع ہو گئے کہ جتنے بھی ارکان کانگریس اور سینیٹر سے ان کے وفود ملے ہیں، پہلے ایک تھیلی ڈالروں کے اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ بیان دو، وہ رقم ضائع ہو گئی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ فوج کے اندر عمران خان کے خلاف ذہن زیادہ واضح ہو گیا، زیادہ پکا ہو گیا، اس بات پر مہر لگ گئی کہ یہ شخص پاکستان کا بھی دشمن ہے اور پاکستانی فوج کا بھی دشمن ہے۔ اور اس مایوسانہ مہم کے بعد اب اس نے جو ایک پہلے ہوا کھڑا کیا تھا اپنے سہولت کاروں کو متاثر کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ فوج میں عنقریب ایک بغاوت ہونے والی ہے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا جائے گا اور پھر ہماری حکومت آ جائے گی۔ مقصد اس مہم کا یہ تھا کہ جو ہمارے سہولت کار ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے پھر آگے بڑھائے۔ اور یہ پرانی جنگی حکمت عملی ہے کہ آپ کسی سہولت کار کو یہ یقین دلا دیں کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو وہ سہولت کار بھی جم جاتا ہے۔ وہ مہم ناکام ہو گئی، اور ظاہر ہے اس طرح سے پاکستانی فوج کے اندر اس طرح کی میوٹنی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 9 مئی کی میوٹنی ہوئی تھی وہ تو ایک محدود پلائے تھا، وہ اس طرح تھا کہ جب یہ حملے ہوں گے اور ان کے جواب میں فوج فائرنگ کرے گی تو میوٹنی بڑھے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ آرمی چیف پر دباؤ بڑھے گا، پھر فوج کے اندر جو عمران خان کے حامی ہیں وہ مطالبہ کریں گے کہ آرمی چیف صاحب آپ تو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے استعفیٰ دیں۔ وہ اس طرح کا انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا جو کہ سراسر غیر حقیقی تھا، اور وہ غیر حقیقی ثابت ہو گیا۔ اب یہ نئی کمپین کیا کر رہا ہے؟ اس کا قتل کا ریکارڈ تو ہے، 8-9 مقدمات، 9 واقعات ایسے ہیں جن میں قتل کا شبہ عمران خان پر کیا گیا، اور عمران خان ایسا آدمی ہے جو اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان پر یہ ایٹم بم بھی برسا سکتا ہے، اگر اسے ایک جہاز اور ایک ایٹم بم دے دیا جائے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ اس سے اچھا تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم مار دیا جائے، جلسہ عام میں اس نے بات کی تھی۔ تو اب اس نے ایک نئی مہم شروع کی ہے جو بڑی خطرناک ہے، جس کو واضح الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے،
लेकिन खुलासा ये है कि अपने सहूलतकारों को ये मैसेज दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि अनकरीब एक अहम शख्सियत कत्ल हो जाएगी, जिसके बाद फिर मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊँगा। तो उसका सोशल मीडिया जो है वो सरगर्म हो गया है। एक तो 2-3 नाम हैं जिनके ट्वीट मैंने देखे हैं, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा। एक तो कुछ ज़हीर खान है, इसने अपना जो एड्रेस लिखा हुआ है ट्विटर पर वो जेड की बजाय एक्स और आगे AHEER खान, बाकी स्पेलिंग वही है ज़हीर खान के, लेकिन जेड के बजाय एक्स लिख कर इसने ट्वीट किए हैं। और इसके अलावा भी लोगों ने ट्वीट किए जिनमें जो मैं दिखा नहीं सकता कि उनकी ज़ुबान बहुत गंदी है, गालियाँ दी गई हैं। उसमें ट्वीट में लिखा है कि अगर आज भारतीय फ़ौज पाकिस्तान पर हमला कर दे तो हम भारतीय फ़ौज का साथ देंगे। आगे गालियाँ लिखते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत दोनों जहन्नुम में जाएं। ये एक ज़हीर खान है। एक और साहब हैं, उन्होंने मोहम्मद तारक बिलाल है और एक और साहब है अली अमीन है, जो ये इस चीज़ को अब आगे बढ़ा रहे हैं ट्वीट के ज़रिए कि एक अहम शख्सियत कत्ल होने वाली है। अच्छा, क्या कत्ल करना PTI के लिए आसान है इतना कि वो कत्ल कर देगी? मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। माजी में इसने जो कत्ल किए उसकी वजूहात ये थी कि इसके पास ताकत के कुछ पिलर इसके साथ थे और इसके सहूलतकार थे। अब ये उन सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गया। अब जो ये बातें कर रहा है ये सिर्फ एक हथकंडा है नफसियाती, सहूलतकारों को डटे रहने पर आमादा करने के लिए। ये कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन ये एक बात ही बड़ी ख़तरनाक है कि किसी शख्सियत को कत्ल कर दिया जाएगा और जिसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आ जाएगी। शायद यही वजह है कि इस प्रोपेगेंडे की जद में कुछ जज हज़रात भी आगे होंगे, यकीनन आगे होंगे। वो फिर से वो पंजाबी मुहावरे के मुताबिक फिर से कुछ जज हमें भूतरे हुए नज़र आते हैं। तो उनकी इस भूतराहट का जो माखज़ है वो हम इस कैंपेन को करार दे सकते हैं कि जिसमें ये तासुर जमाने की कोशिश की गई है कि बस चंद दिनों की बात है। और चंद दिनों की बात जो है, मुझे इस पर वो मौलवी ताहरुल कादरी याद आ जाता है, जिसको जब अंदाज़ा हो गया कि अब धरना हमारा कामयाब नहीं हो सकता बल्कि धरने के लोग भी खिसकना शुरू हो गए हैं, तो धरने को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए। चुनांचे उसने कहा कि हम धरने के मकासद हासिल हो गए हैं और ये हुकूमत जो है ये बस चंद दिनों में जाने वाली है। चंद दिनों की बात है और चंद दिनों के बाद उसने हाथ मटकाए, आंखें नचाई और कूल्हे थरकाए और फिर वो धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो इमरान खान भी सही कहता है कि चंद दिनों की बात है, वाकई चंद दिनों की बात है, लेकिन चंद दिनों की बात ये नहीं है कि कोई कत्ल हो जाएगा। चंद दिनों की बात ये है कि ये अंदर हो जाएगा। और ये पार्टी की तरफ से, ये बाज़ हल्कों की तरफ से ये एक गलतफहमी जो फैलाई गई है या फैल रही है कि इमरान खान को सितंबर-अक्टूबर से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इसका जो है, इसकी हकीकत जो है ये अगले चंद दिनों में खुल जाएगी। और चंद दिनों से मेरा आपको अंदाज़ा है कि सियासी पेशगोइयाँ करते वक्त जब चंद दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो बाज़ औक़ात वाक़अतन चंद दिन होते हैं, बाज़ औक़ात महीना भर की बात भी होती है, लेकिन महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अभी आप इंतज़ार करें वो जादूगरनी की गिरफ़्तारी का, फर्रा गोगी की हवालगी का, और इन्हीं दिनों में किसी दिन अचानक, यानी जब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, इमरान खान को आप सुनेंगे कि वो मौसूफ अंदर हो गया है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।